जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आई दृष्टि करंट अफेयर्स से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे। ये आपकी तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास करवा दिया है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की आपका आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग करंट क्विज का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वो कवर करेंगे। तो क्लास को आप लोग दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी है और अंडरलाइन भी कर दिया है चीज़ों को। तो दोस्तों पहला है इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के बारे में। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। और देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है आपका 8 कारकों यानी कि फैक्टर में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। और दोस्तों 142 देश इसमें शामिल हुए थे। आपका शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। डेनमार्क हैं आपका, इसको 2022 में भी पहला स्थान मिला है, 2023 में भी। नॉर्वे को भी वही दूसरा स्थान मिला है 22-23 दोनों में। फिनलैंड को भी 22-23 दोनों में तीसरा स्थान मिला है। और सूचकांक में वेनेजुएला 142वें आपका अंतिम स्थान पर है, जो आपका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है कानून के शासन के अनुरूप। ठीक है। और सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में आपका नेपाल 71वां स्थान है तथा श्रीलंका 77वां स्थान है। और के बाद आपका भारत का स्थान जो है याद रखिएगा 79 रैंक है भारत का। और क्षेत्रीय दृष्टि से भारत जो है तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में दोस्तों। तो पहला है इसमें नाटो शिखर सम्मेलन 2024। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 9 से 11 जुलाई 2024 के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया था। और यह शिखर सम्मेलन जो है आपका नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन के समापन पर जो है वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र जारी किया गया। अगला जो है नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में होगा 24 से 26 जून 2025 के मध्य। और अगला देखते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन। यह आयोजन जो है 13 से 15 जून 2024 के मध्य हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? इटली के अपुलिया में। ठीक है दोस्तों। और 1 जनवरी 2024 को इटली ने जापान से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। जबकि वर्ष 2025 में आपका G7 कहाँ होगा? कनाडा में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान आयोजित जो है कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए कुछ राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित भी किया गया था। तो कार्य सत्रों में आपका 12 देशों एवं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने भाग लिया था। भारत के अन्य 11 आमंत्रित देश में आपका अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, मारितानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यूएई शामिल हैं। भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन में आपका एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था दोस्तों। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कब भाग लिया था याद रखिएगा डेट। G7 के बारे में देख लीजिए। G7 जो है दोस्तों विश्व की 7 जो है सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्ति का संगठन है। ये 7 देश कौन कौन से हैं इसमें? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान है। नेक्स्ट है 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये आपका दोस्तों कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था। कब हुआ था? 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी द्वारा की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है आपका 12 जून से 17 जून 2022 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में भागीदार देशों के मंत्रियों ने 2 अल्प विकसित राष्ट्रों कौन कौन? कोमोरोस तथा तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की। तो कुल मिलाकर पहले 164 थे और प्लस 2 166 टोटल हो गए दोस्तों WTO के सदस्य वर्तमान में। ठीक है, 166 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS COP14। इसकी 14वीं बैठक का आयोजन जो है 12 से 17 फरवरी 2024 के मध्य उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। और इस बैठक का उद्घाटन उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला आरिपोव द्वारा किया गया।
और CMS COP 14 का आयोजन जो है आपका प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, नेचर नोस नो बाउंड्रीज नामक स्लोगन के अंतर्गत किया गया। स्लोगन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के 133 देश इस अभी समय के पक्षकार हैं। बैठक के दौरान जो है विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पेसीज को लॉन्च किया गया। CMS COP 14 के दौरान प्रवासी प्रजाति चैंपियंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोस्तों, और 9 चैंपियन को मान्यता प्रदान की गई। देख लेते हैं नाम इनके। ये चैंपियन है दोस्तों उज्बेकिस्तान जो कि मेज़बानी कर रहा था, CMS COP 14 का मेज़बान है ये। इसके अलावा मोनाको है, भारत भी है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर जर्मनी, UK हो गया, यूरोपीय आयोग, पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी, सऊदी अरब का राष्ट्रीय वन्यजीव केंद्र तथा प्राकृतिक संरक्षण के लिए जर्मन संघीय एजेंसी शामिल थे इसमें। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP के तहत एक पर्यावरणीय संधि है जो वान कॉन्वेंशन के नाम से लोकप्रिय है। यह अभी समय वर्ष 1979 में हस्ताक्षरित हुआ था, वर्ष 1983 में लागू हुआ था दोस्तों। भारत जो है आपका वर्ष 1983 में CMS वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय का एक पक्षकार है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19वां नाम शिखर सम्मेलन। ये 19 से 20 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ था दोस्तों 2024 को। कहाँ पर? कंपाला, युगांडा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्षता आपका युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कगुटा मुसेवेनी द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना इसका केंद्रीय विषय था। और युगांडा जो है वर्ष 2024 से 27 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है दोस्तों। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर जो है आपका इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत जो है नाम के संस्थापक सदस्यों में से एक है दोस्तों। वर्तमान में नाम के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 121 है कुल। और ये क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नाम क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य आयोजित प्रथम बृहद स्तरीय एशियाई अफ्रीकी या एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस से सहमत सिद्धांतों पर आधारित है। इस कॉन्फ्रेंस को वांडुंग कॉन्फ्रेंस के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है आपका वांडुंग, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। इस प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत सहित 25 देश शामिल हुए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ था? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। सुल्तान अहमद अल जावेर को दुबई में आयोजित COP 28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी इसकी। और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में दोस्तों वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके। वर्ष 2030 तक आपका नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने के योगदान हेतु सभी देशों से सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया। वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर कितना 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है। और इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया दोस्तों। यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया और भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP 33 की मेज़बानी की पेशकश की गई है दोस्तों। और यह वर्ष 2000 अगर ये मेज़बानी संपन्न हो जाती है तो वर्ष 2002 के बाद दूसरा COP होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया और इसी दौरान COP 28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का भी शुभारंभ किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में इस दौरान लॉन्च किया गया।
और इस एलायंस में दोस्तों 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। और भारत सहित कुल 11 देश कौन कौन से? भारत है, भारत के अलावा मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो COP28 से पूरे विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा सौर फोटो वोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र का क्षमता 2 गीगावाट है दोस्तों। COP29 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? नवंबर 2024 में अजरबैजान में किया जाएगा, याद रखिएगा। जबकि COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में प्रस्तावित है। GPAI शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। और GPAI दोस्तों ये क्या है? GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में की गई है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 है दोस्तों। और दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। GPAI के शिखर सम्मेलन देख लीजिए दोस्तों। पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 को हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 पेरिस फ्रांस में। तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 को टोक्यो जापान में हुआ था। COP5 मिनीमाता अभिसमय पर 5वीं बैठक तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विट्जरलैंड में पारे पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक हुई थी दोस्तों। मिनीमाता कॉन्वेंशन COP6 के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक कहाँ होगी? चिली की अध्यक्षता में होगी। कब? 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जेनेवा में आयोजित की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चिली की अध्यक्षता में दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगी? जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य। और COP6 की अध्यक्षता जो है आपका ओस्वाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। भारत जो है मिनीमाता अभिसमय का एक पक्षकार भी है। मिनीमाता रोग क्या है दोस्तों? और पहली बार यह रोग आपका 1956 में जापान में देखा गया था। यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम जो गंभीर पारा आपका मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। और ये आपका मेथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय आपका तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ये आपका 1 और 2 नवंबर 2023 को यूके के बेल्चले पार्क में हुआ था प्रथम संस्करण का आयोजन। ठीक है, ये प्रथम संस्करण था 2023 वाला। और इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। और शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों में ये शिखर सम्मेलन वेल्चसे घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान को भी लॉन्च किया गया। और इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया था। भारत में आपका 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। अफ्रीका देश कॉन्गो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य आपका ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। और प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2011 में कॉन्गो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया था। एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जो है आपका ये विषय था, केंद्रीय विषय था इस सम्मेलन का। और अध्यक्षता जो है आपका कॉन्गो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सेसो नगेसो द्वारा की गई है। और भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। 3 बेसिन क्या है दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मैकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। इन 3 बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन 3 बेसिन के अंतर्गत आती है।
अब G77 शिखर सम्मेलन ये 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया। अध्यक्षता जो है किसने की? क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा की गई। और केंद्रीय विषय क्या था? थीम क्या था इस सम्मेलन का? वर्तमान विकास चुनौतियाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, ये इसकी थीम थी। और इस सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। और G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। और 1964 में आपका G77 के गठन के पश्चात जो है भारत ने ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। G77 गठन कब हुआ था? 1964 में। और 21 से 22 जनवरी 2024 को G77 के सदस्य देशों एवं चीन के शासनाध्यक्षों का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन जो है आपका कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। G77 क्या है आपका? G77 मतलब ग्रुप ऑफ 77। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। और भारत जो है आपका इसके सदस्य देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 से 10 सितंबर के मध्य आयोजन हुआ था 2023 को। और भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में यह 18वें G20 शिखर सम्मेलन था। याद रखिएगा ये। और यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री के लिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित आयोजक हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा यूएई को आमंत्रित किया था। G18 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया दोस्तों। अफ्रीकी संघ G20 का अस्थायी सदस्य है। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ G20 समूह का अस्थायी सदस्य बन गया दोस्तों। और यूरोपीय संघ के बाद दोस्तों जो है G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। कौन? अफ्रीकी संघ। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। और ये G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की यह एक पहल है दोस्तों। ठीक है। और GBA सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता भी हैं। अमेरिका जो है 52%, ब्राज़ील 30%, भारत जो है 3% का वैश्विक एथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग कंजम्पशन में लगभग 81% का योगदान है इन सब का। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा देख लीजिए। 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंपा था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित होगा। और भारत की G20 अध्यक्षता देख लीजिए। भारत जो है आपका 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। और भारत की G20 की अध्यक्षता जो है आपका वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के केंद्रीय विषय मतलब थीम पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यह विषय जो है महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पीठ से लिया गया है। और भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इन लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी अर्थ को दर्शाया गया जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों कमल की 7 पखुंडियाँ 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है।
अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखते हैं, कौन कौन चुने गए दोस्तों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नए नए। देखिए, कीव स्टारमर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, ये लेबर पार्टी के हैं दोस्तों। और ऋषि सुनक का इन्होंने स्थान ग्रहण किया, इससे पहले ऋषि सुनक थे, ठीक है। और ये ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। और यूके के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जीत दर्ज की है दोस्तों 2024 में। अब मसूद पेजेश्कियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ये बने हैं दोस्तों। और श्री पेजेश्कियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ये 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की दुखद मृत्यु के उपरांत जो ईरान के राष्ट्रपति चुनाव आवश्यक हो गया था। यहाँ पर जूडिथ सुमिनोवा तुलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है ये आपका। और रिपब्लिक कांगो की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, ठीक है। इन्होंने इस पद पर जीन मशेल सामा लुकोंडे का स्थान ग्रहण किया है, उनकी जगह पर ये बने हैं। इंडोनेशिया में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं आपका, प्रबोवो सुबियांतो देश के नए राष्ट्रपति बने हैं आपका। और यह वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं। फिनलैंड में राष्ट्रपति चुनाव 2024 हुआ था, ये आपका अलेक्जेंडर स्टब देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। और इनसे पहले 2014-15 के दौरान ये जो हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है। पोलैंड में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पोलैंड में 8 वर्षों में सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेतृत्व में इस चुनाव को पराजय का सामना करना पड़ा। और ये डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली दोस्तों। क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। और सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई है दोस्तों इसमें। और न्यूजीलैंड के इतिहास में यह पहला अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है दोस्तों। और इस समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग फर्स्ट हाफ में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जबकि एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी के नेता डेविड सीमोर कार्यकाल के द्वितीय भाग में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं ये दोस्तों। और वेरोनिका आबाद रोजर की इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने दोस्तों। और ये सबसे युवा 36 वर्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और ये इक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोस फ्लोरेस के बाद दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। और जोस फ्लोरेस जो 1830 ईस्वी में 29 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सुपर टाइफून यागी, ये जो यागी जो है फिलीपींस में आपका ये 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय आपका चक्रवात था ये। और ये 4 श्रेणी मतलब 4 कैटेगरी का टाइफून था, जिसमें अनुमानित अधिकतम वायु गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। और इस टाइफून ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को प्रभावित किया था। प्रमुख देश कौन से प्रभावित होने वाले, तो चीन है, फिलीपींस है, लाओस है, थाईलैंड और म्यांमार है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, वियतनाम हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ देखने को मिला था इस तूफान का। और दोस्तों जापानी भाषा में यागी का अर्थ होता है बकरी, गोट या फिर मकर राशि होता है, ठीक है। और भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने $1 बिलियन मूल्य की मानवीय सहायता राहत सहायता वियतनाम को प्रदान की। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल, ये रेमल चक्रवाती तूफान दोस्तों 22 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था दोस्तों। और रेमल का अरबी भाषा में अर्थ है आपका बालू यानी कि सेंड। यह नाम ओमान द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।